अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें बता रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में देखा था। आज हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि जो भाषा है और बोली है, इन दोनों में अंतर हम लोग सीख चुके हैं कि भाषा भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, जबकि बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, लिपि होती है और अपना साहित्य होता है, जबकि जो बोली होती है उसका ना तो अपना व्याकरण होता है, ना साहित्य होता है और ना ही लिपि होती है। इन चीजों पर हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिंदी भाषा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हिंदी भाषा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये जो भाषा है इस भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के बच्चों मुख्य रूप में दो रूप ध्यान रखेंगे। एक तो होता है मौखिक, एक कौन सा होता है? मौखिक। एक होता है लिखित, एक मौखिक एक लिखित, और एक तीसरा और भी होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं सांकेतिक। क्या बोलते हैं? सांकेतिक एक तीसरा होता है। लेकिन हमें इन दोनों के बारे में सीखना है कि जो भाषा है उसके कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक लिखित रूप होता है, एक मौखिक रूप होता है। ठीक है ना? इन दो रूपों को हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बड़े एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये चीजें जरूर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक रूप भी होता है, लिखित रूप भी होता है और एक सांकेतिक रूप होता है। एक कैसा होता है? सांकेतिक रूप होता है, जहां संकेतों के माध्यम से हमें चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। तो भाषा का मौखिक रूप वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोल करके व्यक्त करता है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मेरे अंदर जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, वह बोल बोल करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जब भाव विचार और जानकारी को बोल करके व्यक्त किया जाता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जब भाषा को बोल करके, यानी कि जब मनुष्य अपने भाव विचार या किसी जानकारी को या सूचना को बोल करके व्यक्त करता है तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। और अगर हम लिखित रूप की बात करें तो परिभाषा के अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा बच्चों। अपन ये कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपने भाव विचार या किसी सूचना को या किसी जानकारी को लिख करके प्रस्तुत करता है, लिख कर प्रस्तुत करता है, तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। और जब वह अपने भाव और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप और लिखित रूप के बारे में हम देखें। जब बोल करके व्यक्त कर रहा है तो यहां पर बोलने की बात आ रही है बच्चों। जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक रूप कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है? और दूसरी बात देखिए, जब हम भाव और विचारों को, यानी कि भाव या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं
तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इन दोनों को समझने की कोशिश करो बच्चों कि जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोल करके व्यक्त करता है तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, और जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त करता है तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर देखो बच्चों, सांकेतिक भाषा कौन सी होती है। यह सांकेतिक भाषा आप लोगों को सामान्य तौर पर कई जगह देखने को मिलती है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो वहां पर किसी तरह के बोर्ड या साइन इस तरह से यूं बना देते हैं, नो पार्किंग, ठीक है ना, या इस तरह का एरो बना रहता है, यू टर्न, ठीक है ना, या फिर इस तरह से यूं रहता है और इसको निषेध कर देते हैं तो ये निषेध आ जाती है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज चलती है संकेतों के अंदर, तो वह भाषा की कौन सी रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है। तो हमें यहाँ पर मौखिक और लिखित रूप के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि भाषा जो है वह मनुष्य के भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो जब भाषा जो है इधर मौखिक के रूप में हम बात कर रहे हैं तो भाषा का मौखिक रूप समझ में आ गया। तो भाषा अपने मौखिक रूप में कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है बच्चों। कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। लेकिन लिखित रूप में अपरिवर्तनशील होती है। इसका मतलब क्या है ये समझिए बच्चों कि भाषा मौखिक रूप में परिवर्तित होती रहती है। उच्चारण के कारण शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे शब्द है मूंगफली, जैसे मैं यहां पर शब्द लिख रहा हूं मूंगफली, लेकिन लिख तो रहा हूं मूंगफली, लेकिन इसको अपन बोलेंगे क्या, मूंगफली। क्या बोलेंगे इसको, मूंगफली। अब देखिए शब्द तो है पानी, शब्द तो क्या है, पानी, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, पानी दियो, पानी दियो, ठीक है ना। शब्द तो है चाहिए, चाहिए, ठीक है ना। शब्द है चम्मच, उसको हम बोलते हैं चिम्मच। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि भाषा अपने मौखिक रूप में कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा अपने मौखिक रूप में परिवर्तनशील होती है। लेकिन जैसे अपन लिखा है यहां पर ये लिखना है तो लिखित रूप में कैसी होती है, ये अपरिवर्तनशील। लिखित रूप में कैसी होती है बच्चों, अपरिवर्तनशील होती है। क्योंकि जब आपको पानी शब्द लिखना पड़ेगा तो आप पानी ऐसे ही लिखेंगे। ये नहीं है कि आप इस पानी शब्द को यूं लिख देंगे पानी, इस पानी शब्द का अर्थ तो हाथ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने भाषा अशुद्ध रूप से प्रयोग में ली। तो अगर आप भाषा को शुद्ध रूप में सीखना चाहते हैं तो उसके व्याकरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए मौखिक रूप में जो बोली जाती है हम उसे भाषा ना कहकर उसे उपभाषा या बोली के रूप में जानते हैं, लेकिन जो लिखित रूप में लिखी जाती है उसे हम भाषा ही कहते हैं। और विद्यालयों के अंदर हम भाषा सीखने आते हैं, इसलिए भाषा अपरिवर्तनशील होती है क्योंकि उस भाषा का एक क्या होता है, व्याकरण होता है। उस भाषा का एक क्या होता है बच्चों, व्याकरण होता है। इसलिए हम इन चीजों को सीखने के बाद हम सीखने वाले हैं व्याकरण। इसलिए हम लोग व्याकरण की शुरुआत करेंगे। और व्याकरण के अंदर देखिए बच्चों जो भी टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, चाहे वो 10th क्लास में मिले या 11th क्लास में मिले या 12th क्लास में मिले। हम लोग 9th क्लास की पूरी व्याकरण क्रम से सिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोग यहां तक चीजें समझ जाएं कि हिंदी एक भाषा है, उस भाषा का अपना एक साहित्य है, उस भाषा का अपना एक व्याकरण है, भाषा की एक लिपि है,
इन चीजों को हम लोग क्रम से सीखते हुए चलेंगे। भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप, दो रूपों को आप याद रख लेंगे। इस तीसरे वाले रूप को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर मौखिक रूप का मतलब है कि भाषा के भाव और विचार जब लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है, और जब उसे बोल करके व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। आज से हम लोग व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। अब तक मैंने आप लोगों को भाषा से संबंधित इन बारीकियों को समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आप लोगों को ये बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग बच्चों आज से सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, व्याकरण की बात करेंगे। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण को किस ढंग से सीखा जा सकता है, इस व्याकरण की बारीकियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए आखिर व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, व्याकरण क्या है, व्याकरण एक शास्त्र है, एक पुस्तक है। व्याकरण एक शास्त्र है, एक पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं, सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के या सीखने के नियम और सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे हम भाषा में व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहां ये सीखिए बच्चों कि व्याकरण क्या कहते हैं, यानी कि भाषा के शुद्ध रूप को जानने के, भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण एक शास्त्र है, एक पुस्तक है, जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो देखिए बच्चों, व्याकरण के अंग की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अंगों की। तो व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की, फिर हम बात करेंगे शब्द की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वाक्य की। अब इन तीनों चीजों को सीखने की कोशिश करें बच्चों कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या होते हैं, क्योंकि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए भाषा के कितने अंग हैं, तो भाषा के भी 3 अंग हैं। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। भाषा के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, क्योंकि जो भाषा बनती है वो व्याकरण से ही बनती है बच्चों। तो यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं ध्वनि, वर्ण और अक्षर। इन तीनों चीजों में अंतर किस चीज का है, ये 3 बातें हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर विद्यालय में 8th क्लास तक या आगे की जो भी क्लासें होती हैं वहां पर वर्ण, ध्वनि और अक्षर, इन तीनों को एक ही रूप में पहचान लिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। इन तीनों में एक छोटा सा अंतर है जिसे आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आगे जब हम चीजें सीखेंगे
तो हमसे गलतियां ना हो, इसलिए व्याकरण या भाषा के अंगों की जब बात करें तो 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम बात करेंगे वर्ण, ध्वनि और अक्षर में क्या अंतर होता है। इसी तरह बच्चों एक शब्द होता है और एक होता है पद। यहां पर भी हम लोग सीखेंगे शब्द और पद में क्या अंतर होता है। यहां पर एक वाक्य होता है और एक होता है बच्चों वाक्यांश। एक क्या होता है? वाक्यांश होता है। एक वाक्य होता है और एक वाक्यांश होता है। इन चीजों में भी हम लोग अंतर सीखेंगे। मैं आप लोगों को 9th क्लास से ही व्याकरण के अंदर इतना मजबूत बनाने की कोशिश करूंगा बच्चों, ताकि आप लोग जब 10th, 11th और 12th क्लास में जाओ या इन फ्यूचर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो तो वहां पर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग वर्ण की परिभाषा जानते हो। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहां पर देखिए मैं इस चीज को लिख रहा हूं बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। तो यहां पर देखिए वर्ण की परिभाषा ही है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहां पर देखिए वर्णों का मौखिक उच्चारण, वर्णों का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है, ध्वनि कहलाती है। अब यहां पर ध्वनि और वर्ण दोनों में अंतर समझिए बच्चों, कि हम लोग यहां पर हिंदी के अंदर 44 वर्ण हैं। उन 44 वर्णों की एक निश्चित लिखने का एक तरीका है, क्योंकि हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली में हिंदी भाषा को स्थिर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए वर्णों की जो बनावट है वो तय की हुई है। उस बनावट को ही, उन आकृतियों को ही, उन प्रतीक चिन्हों को ही किस नाम से जाना जाता है? लिपि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? लिपि के नाम से। अर्थात हम अक्षरों की बात करेंगे, वर्णों की बात करेंगे। जो वर्ण होते हैं, जैसे यहां पर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं ए, या फिर बोल रहा हूं आ, या बोल रहा हूं ई, ठीक है? क्या बोल रहे हैं बच्चों? ई। ऐसे आपसे क्या बोल रहे हैं? बड़ी ई। तो यहां पर इनको बनाने का, लिखने का एक निश्चित तरीका है। ये प्रतीक बना रहे हैं कि ए ऐसे बनेगा, आ इस ढंग से बनेगा, ई इस तरह से बनेगा, बड़ी ई। अब देखो ये ऊ, इसी तरह से ये बड़ा ऊ, इस ढंग से हम लोग इनको बना रहे हैं। तो इनकी जो बनावट है, इनकी जो आकृति है, इनके जो प्रतीक चिन्ह बना रखे हैं, ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये लिपि के नाम से जाने जाते हैं। और जब वर्णों को मौखिक रूप से उच्चारित किया जाता है, किस रूप में? मौखिक रूप से उच्चारित किया जाता है, तो वह ध्वनि कहलाती है। किंतु जब उस ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, जैसे यहां मैंने इनको लिपिबद्ध कर दिया है, इनके जिस प्रतीक चिन्ह में इनको जिस ढंग से लिखा जाता है वैसे प्रतीक चिन्हों के रूप में मैंने इनको लिख दिया है। तो जब ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। वापिस समझो बच्चों,
थोड़ा सा अंतर है कि जब हम इन वर्णों का मौखिक रूप से उच्चारण करते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे वर्णों की ध्वनि आ रही है आपके पास। तो जब मौखिक रूप से वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ध्वनि के नाम से जानते हैं। और जब उस ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उसे प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख दिया जाता है, तो वह क्या कहलाने लगते हैं? वर्ण कहलाने लगते हैं। छोटा सा अंतर है, मौखिक उच्चारण कर रहे हैं इनका तो ध्वनि कहलाएगी, ध्वनि को लिपिबद्ध कर देंगे तो वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ण। अब हम बात करते हैं बच्चों अक्षर की, कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर का मतलब है बच्चों एक से अधिक ध्वनियों का समूह। एक से अधिक ध्वनियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? अक्षर। अब एक से अधिक ध्वनि, एक तो जैसे आ और एक ये हो गया मैं, यानी कि ये क्या बन गया? आम। अभी शब्द नहीं है, ये क्या कहलाएगा? द्विअक्षर। ये क्या कहलाएगा बच्चों? अक्षर जो होंगे वो द्विअक्षर होंगे, त्रिअक्षर होंगे, चतुरअक्षर, पंच अक्षर, षड अक्षर, ढाई अक्षर, डेढ़ अक्षर। अक्षर जो होगा एक से अधिक ध्वनियों का समूह होगा। ध्यान से समझो बच्चों, यानी कि छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्णों का मौखिक उच्चारण क्या कहलाएगा? ध्वनि। उस ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर देंगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण। ठीक है। और एक से अधिक ध्वनियों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? अक्षर। अब ये द्विअक्षर है, ऐसे मैंने ये लिखा स्नान, तो ये क्या बन गया? त्रिअक्षर बन गया। कैसा बन गया? ये त्रिअक्षर बन गया। तो कुल मिलाकर इन तीनों चीजों में अंतर करें। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाए कि जो भाषा है उस भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों वो क्या कहलाएगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी बच्चों? ध्वनि कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। तो आगे जितनी भी एसआई के, पटवार के, या आप रीट के, या पीटीईटी के, एसटीसी के, या हाईकोर्ट, एलडीसी के एग्जाम जो होते हैं उनमें हिंदी व्याकरण आती है, और हिंदी व्याकरण के ये प्रश्न आया हुआ है कि भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों? वर्ण है। तो इन तीनों चीजों का अंतर समझिए। अब हम लोग इसके दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये तो भाषा का, ये व्याकरण का पहला अंग हुआ जिसमें 3 बातें सीखी हैं। अब हम लोग दूसरी बात सीख रहे हैं, शब्द। ठीक है। अब इस शब्द के साथ साथ हम लोग सीखेंगे पद। शब्द और पद, इन दोनों में अंतर करेंगे। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि यहां पर ये जो आम आपको शब्द दिखाई दे रहा है ये शब्द नहीं है, ये अक्षर है। ये शब्द कब बनेगा? जब ये अर्थ देना शुरू हो जाएगा, और अर्थ अब देना शुरू हुआ है क्योंकि ये पूरा अक्षर हो गया है। ठीक है। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब यहां पर ये शब्द लिख रहा हूं, बालक, घर, विद्यालय, ये सब क्या हैं? शब्द हैं बच्चों। तो फिर पद किसको कहते हैं? अगर ये शब्द हैं तो फिर पद किसको कहते हैं? शब्द और पद में केवल इतना सा अंतर होता है बच्चों कि जब शब्दों को वाक्य में एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है, जब शब्दों को वाक्य में एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है, तो ये शब्द ही पद कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर निश्चित तौर पर उनको एक क्रम दे दिया जाता है। कर्ता,
कर्म, क्रिया के रूप में उनको लिखा जाता है। अर्थात वाक्य में शब्दों को व्याकरण की इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये शब्द क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। यानी कि शब्दों को व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है। अब यहां पर कौन जा रहा है? बालक, ये कर्ता कारक हो गया। ये विद्यालय कहां जा रहा है? ये अधिकरण कारक हो गया। और ये क्या हो गई? क्रिया हो गई बच्चों। ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। यानी कि जब शब्दों को व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है तो वो पद कहलाने लगते हैं। यहां इन दोनों चीजों को आप लोग ढंग से समझ जाएं। यही कारण है बच्चों, जब हम तीसरे बिंदु की बात करेंगे वाक्य, तीसरे बिंदु की बात करेंगे वाक्य, तो सामान्य तौर पर हमें यह परिभाषा रटवा दी जाती है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा गलत है बच्चों। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं वहां पर इस परिभाषा को गलत माना जाएगा। क्योंकि शुद्ध परिभाषा क्या है? विभिन्न पदों के सार्थक समूह को, विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यह ध्यान रखनी बच्चों कि जब भी वाक्य की परिभाषा हम लोग याद करेंगे तो पद शब्द ध्यान रखेंगे। वाक्यों के परिभाषा के रूप में आप लोग ये ध्यान रखेंगे, विभिन्न पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। और वाक्य तीन तरह के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है ना? और एक क्या होता है बच्चों? वाक्यांश होता है। एक क्या होता है? वाक्यांश होता है। एक वाक्य होता है और एक वाक्यांश होता है। इन सभी बातों को बड़ी बारीकी से आप लोग समझ लीजिए कि वाक्य और वाक्यांश क्या है। वाक्य तो हो गया, विभिन्न पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य होते हैं। और वाक्यांश क्या होता है बच्चों? वाक्यांश अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वह केवल वाक्य का एक अंश होता है। जैसे हम लोग मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो जो एक से अधिक, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूं राम पढ़ता है और सोहन खेलता है, सोहन खेलता है। तो यहां पर बच्चों क्या है? राम पढ़ता है और सोहन खेलता है। ये दोनों वाक्य नहीं है, बल्कि क्या कहलाएंगे? यहां पर उपवाक्य कहलाएंगे। और ये उपवाक्यों को ही हम वाक्यांश के रूप में भी जानते हैं। यानी कि वाक्य का केवल एक अंश होता है, अपने आप में ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, वर्ण, ध्वनि और अक्षर में क्या अंतर है, शब्द और पद में क्या अंतर है, और वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है। इन चीजों को आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। आप लोगों को सारे टॉपिक पीडीएफ के रूप में, रिटन नोट्स के रूप में आपको मिलेंगे, जिन्हें आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। वीडियो केवल देखना है, समझना है। एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखना है। और भी बच्चे जो आपके यार दोस्त हैं, उन लोगों को भी आप जरूर बताइएगा कि अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज जो हैं इस ढंग से वहां चल रही है कि आपको बहुत बारीकी से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और भी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए बच्चों, जितना हो सके। अच्छे बच्चे जितने भी हैं वो जुड़ते हैं तो उनका फ्यूचर भी एक अच्छा ही होता है, एक अच्छा ग्रुप मिलता है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बच्चों को भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लिपि के बारे में, लिपि क्या है, और उसके बाद में हम लोग इनके एक एक बारे में इनका विस्तार से
हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, इनका वर्णन शुरू करेंगे। थैंक यू।